गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम पे हम लोग चर्चा कर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेड के संदर्भ में, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में 2022 में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था उसका डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पेपर दैट वाज आस्क्ड इन 2023। लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी चर्चा करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट अन्य इश्यूज पे भी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लास्ट ईयर में जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो 75 वर्ड्स के हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको 150 वर्ड्स के हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको 400 वर्ड्स के हैं। अगर एग्जैक्ट सिनारियो पे जाएं तो 10 क्वेश्चन आपको 75 वर्ड्स का करना है, 2 क्वेश्चंस आपको 150 वर्ड्स का करना है और ओनली 1 क्वेश्चन जो है वो आपको 400 वर्ड्स का करना है। टाइम अलॉटमेंट आपके लिए टोटल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए 2.5 आवर होगा, 2.5 घंटे का होगा, जिसमें आधे घंटे में आप फर्स्ट पेपर करेंगे। फर्स्ट पेपर जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रेस्ट द 25 विल बी आस्क्ड फॉर योर ओन सब्जेक्ट। तो आपके सब्जेक्ट से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। नाउ कम टू द सेकेंड फेज ऑफ द रिटन टेस्ट, that will be written test and there will be 3 sections, 3 classifications of that question that will be divided into section A, section B and section 3। आते हैं सेक्शन A में अगर आए तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका सेक्शन A में आपसे टोटल क्वेश्चंस आपको करने हैं 10। अगर मार्क्स की बात करें तो ईच क्वेश्चन विल कैरी 12 मार्क्स। 12 कर लेते हैं, आपको इजी लगेगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 12 मार्क्स, 12 नंबर का होगा। इस प्रकार आपका हो जाएगा टोटल 120 मार्क्स। ठीक, 120 मार्क्स हो जाएगा और इसका वर्ड लिमिटेशन कितना होगा 75 वर्ड्स। 75 शब्द का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको मुश्किल से मान के चलिए आपको 5 से 6 लाइन लिखना पड़ेगा। एग्जाम में प्रोबेबली आप लोग 10 से 12 वर्ड लिखते हैं, 10 से कम लिखते हैं। तो मान लीजिए आपको 6 लाइन अगर लिख दिए, 6 साढ़े 6 लाइन या 7 मैक्सिमम बहुत है। ओके, तो वर्ड लिमिटेशन का भी पालन कीजिएगा। हम इन सब के बारे में कुछ जो क्रेट के लिए आपके स्ट्रेटजी हो सकती है, कैसे क्वेश्चन करें, कैसे लिखें, उन सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। लास्ट ईयर में जो आपके ये 75 शब्द के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें जो पहला क्वेश्चन था वह था कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव बताइए। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। राइट अ नोट on the impact of Alexander's invasion in India। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर के आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव और साथ ही साथ उसके आक्रमण का वैदेशिक प्रभाव क्या क्या पड़ा, कला साहित्य संस्कृति क्या प्रभाव पड़ा, इन सब के बारे में आपको बताना है। इसमें विल्सन स्मिथ का क्या मत था, इसमें अन्य लोग जो थे उनका क्या मत था, इन सब बारे में चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार। राइट नोट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो है उसका एक्सटेंशन 3 देशों में हुआ है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो इसका एक्सटेंशन है वो कितना है, कौन कौन से प्रमुख साइट्स कहाँ पे स्थित हैं, इसको आप मैपिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे, आपको आगे बता देंगे आपको किसमें क्या लिखना है, और आप चाहेंगे तो हम आपको कुछ PDF भी अवेलेबल करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3
तीसरा क्वेश्चन जो आ गया वो है आपका कि उपनयन संस्कार पर प्रकाश डालिए। उपनयन संस्कार पर प्रकाश डालिए। थ्रू लाइट ऑन द उपनयन संस्कार इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो उपनयन संस्कार क्या है? ये उपनयन संस्कार प्रकाश ये क्या होता है? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 11वां संस्कार होता है। हाँ, यहाँ से एक औपचारिक शिक्षा की शुरुआत होती है और इसका अंत जो होता है वो समावर्तन संस्कार के साथ होता है। किन किन जातियों के लिए, किन किन वर्गों के लिए उपनयन संस्कार का प्रावधान किया गया था, उपनयन संस्कार के अंतर्गत किस ऋतु में उपनयन संस्कार होता था। हाँ, उसके बाद उसमें उपनयन संस्कार में कितने वर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन संस्कार होता था, ये सब आपको लिखना है। और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ उपनयन संस्कार, तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सोहन घाटी पर टिप्पणी लिखिए। आप देखिए सोहन संस्कृति है, तो आपके जो सोहन घाटी, मेरन घाटी आप पढ़े होंगे, तो सोहन संस्कृति या सोहन घाटी पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन सोहन कल्चर। ठीक है, तो सोहन कल्चर क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, इसका आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब के बारे में आपको बताना होगा। सोहन संस्कृति हो गया, मद्रासी संस्कृति हो गया। सोहन संस्कृति और सोन घाटी की संस्कृति अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 अगला है, वैदिक दर्शन से उपनिषद दर्शन में जो परिवर्तन हुआ वह भारतीय जीवन पे कैसे प्रभाव डालता है। तो या आप कह सकते हैं कि वैदिक दर्शन से उपनिषद दर्शन के विकास पर टिप्पणी लिखिए और उपनिषद दर्शन का भारतीय समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। ओके, तो एक विकासशील उपनिषद दर्शन क्या है, आपको पता है कि जो रूट ऑफ इंडियन फिलॉसफी है, हाँ, दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम वैदिक लिटरेचर, जिसे आप कहते हैं वैदिक वांग्मय। वैदिक वांग्मय से ही भारतीय दर्शन का विकास होता है और यह वैदिक दर्शन का जो बीजारोपण हुआ है वो हमको वेदों में प्राप्त होता है। उपनिषद में जाकर यह दर्शन और ज़्यादा पुष्पित होता है। ठीक है, और जब शंकराचार्य के वेदांत में आता है तो यह दर्शन अपने एक वृक्ष के रूप में पल्लवित होकर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। एक प्रकार से जो इसका चरमोत्कर्ष है, जो इसका अपेक्स पॉइंट, क्लाइमेक्स है, वह हमको वेदांत दर्शन में दिखाई देता है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है कि सप्तांग सिद्धांत क्या है। सप्तांग सिद्धांत और टिप्पणी के राइट नोट ऑन सप्तांग थ्योरी। अब सप्तांग थ्योरी आपको पता है जो राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिनकी विस्तृत व्याख्या खासकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है, शुक्ल नीति सार में मिलती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो सप्तांग सिद्धांत है, इसको आपको व्याख्या करना है और बताना है कि इसकी क्या क्या खासियत है। स्वामी, अमात्य, जनपद, कोश, दुर्ग, दंड, मित्र जो हैं 7 अंग हैं, इनका क्या रेलेवेंस है। सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र के 6वें मंडल में आपको प्राप्त होता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। वह है कि अशोक की धम्मनीति क्या थी। तो अशोक की धम्मनीति की विवेचना कीजिए। अशोक की धम्मनीति, डिस्कस द अशोकन धम्म पॉलिसी। ठीक है, या डिस्क्राइब द अशोकन धम्म पॉलिसी। अशोक की धम्मनीति क्या है, धम्म क्या है, अशोक ने धम्म में कौन कौन सी बातें रखा, ये बातें कहाँ से मिलती है। जैसे रावण वास्तु में इसकी आपको परिभाषा मिलती है। अपा सिंह बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवी साधवी च, ये क्या है, अशोक ने इसमें क्या क्या किया, अशोक के धम्म का स्वरूप क्या था, इन सब के बारे में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ।
समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ कई बार आया है क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ याद रखिएगा, इस बार भी समुद्रगुप्त से एक नए क्वेश्चन रहेगा, नहीं होगा तो आ जाएगा रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रयाग इंस्क्रिप्शन। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है समुद्रगुप्त की दक्षिणी नीति। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है आपका समुद्रगुप्त की आर्यावर्त की नीति, उत्तर भारत विजय, दक्षिण भारत विजय। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं समुद्रगुप्त से, तो वो वहाँ पे पूछा सकते हैं। अब 75 शब्द में आए तो आपको सबको कोड करके कम से कम शब्दों में लिखना है। 150 वर्ड में आए तो थोड़ा सा ज़्यादा इलस्ट्रेट करना है, व्याख्या करना है। 400 वर्ड्स में आ जाता है तो उसकी विस्तृत व्याख्या करना है। तो वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की प्रकृति पे, और ये डिपेंड करता है कि आप किन किन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। नवा क्वेश्चन आपका है कि कनिष्क की तिथि, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क की तिथि, कनिष्क की तिथि पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द डेटिंग ऑफ कनिष्क फर्स्ट ऑफ कुषाण डायनेस्टी। तो कुषाण वंश में जो कनिष्क हुए उनकी तिथि क्या है, वो कब उनका राज्यारोहण हुआ, इंथ्रोनमेंट कब हुआ, उसके संदर्भ में कौन कौन से प्रमुख मत हैं, घृतसमन का क्या मत है, स्मिथ का क्या मत है। हाँ, उसमें किसी ने कब माना कि 78 एडी में इनका कह सकते हैं आप इंथ्रोनमेंट हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि 101 में हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं 200 कुछ में हुआ। तो वो मत जो है आपको बताना है, और आपका जो लास्ट स्टेटमेंट होगा वह होगा कि 78 एडी जो इनका माना जाता है, इनका इंथ्रोनमेंट है, उसके पक्ष में कौन कौन से आपके पास तर्क हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस बार के लिए कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन पे आपको तैयार करना है, और कुछ क्वेश्चन के हम आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे, और उसका हम वीडियोस भी आपको उपलब्ध करा देंगे ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो सके। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वह है कि इतिहास के स्रोत के रूप में जो विदेशी यात्री हैं उनका आर्थिक महत्व क्या है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं विदेशी वृत्तांतों का आर्थिक महत्व, आर्थिक इतिहास में महत्व। इसका मतलब है कि जो भी विदेशी यात्री आए, चाहे आपके यूनानी आए, चाहे अरबी आए, चाहे आपके चाइनीज़ आए, फाहियान हो, वेनसांग हो, इत्सिंग हो, मेगास्थनीज हो, ठीक है जी, जो लोग भी आए, स्काईलैक्स आए, हाँ आने से ब्रिटिश आए, जितने भी आए, इन सब का भारत के आर्थिक इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ा, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत के आर्थिक जीवन के बारे में इन्होंने क्या बताया है। जैसे फाहियान से बहुत प्रकार पड़ता है। फाहियान कहता है कि गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से व्यापार वाणिज्य होता, सामान्य व्यापार होता था। यहाँ पे वेनसांग कहता है कि जो शूद्र हैं वो कृषक हैं, शुद्ध कृषक शब्द का उल्लेख करता है। हाँ, फिर वो लोग बताते हैं कि इस समय वैश्विक स्थिति कैसी थी, और इसे बताते हैं कि शूद्रों की स्थिति कैसी थी। इनके उल्लेखों से पता चलता है कि धीरे धीरे शूद्रों की स्थिति, वो जो शूद्र जो थे वो कृषि कार्य में नियोजित होने लगे थे। इसका मतलब है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था उस प्रक्रिया में जो ट्रेडिशनल ढांचा था, जो परंपरागत ढांचा था, उसमें कैसे समय के साथ परिवर्तन होता जा रहा था। जैसे आपका स्ट्रैबो का उल्लेख है, ये लोगों ने भारत में स्वर्ण खनन करने वाली जो जीव जंतुओं का उल्लेख किया है, कश्मीर के जो तर्दिस्तान का उल्लेख किया है, आप इन सबको भी कोट कर सकते हैं। जो प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखा है उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे बंदरगाहों का उल्लेख किया है, भारत की खनिज संपदा का उल्लेख किया है, और साथ ही साथ जब आपका पेरिप्लस ऑफ एथेंस सी लिखा गया तो वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आर्थिक जीवन के लिए, जिसमें आपके अरब सागर से अरेबियन सी से लेकर एरिथियन सी का मतलब होता है लाल सागर, इसके बीच में 24 बंदरगाहों का उल्लेख किया है, और बहुत कुछ उसने जानकारी दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो सकता है। तो मतलब इनके केवल आर्थिक आयामों पे आपको बताना है, अन्य चीजों पे नहीं। ओके, अब आते हैं सेक्शन 2, सेक्शन बी टोटल क्वेश्चन 2 आपको करना है। टोटल 2 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आपका हो जाएगा 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। टोटल आपका हो जाएगा 40 मार्क्स का और आपका वर्ड लिमिटेशन की बात करें तो ये होगा 150 वर्ड्स। इसका मतलब हो गया कि लगभग आपका 15 से 18 लाइन का बीच का क्वेश्चन होगा। हाँ, 15 से 18 लाइन के बीच का क्वेश्चन होगा आपको, तो जो मुश्किल से एक पेज के अंदर लिखना होगा। तो वर्ड लिमिटेशन का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आएगा, 2 का दोनों करना है। कभी कभी इंटरनल चॉइस भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ओके, तो लेकिन हम मान चलते हैं 2 क्वेश्चन आएगा, दोनों आपको करना है। इसमें जो पिछली बार जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था वो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया था कि पूर्व मध्यकाल में सामाजिक धार्मिक परिवर्तन बताइए। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जो हुआ है पूर्व मध्यकाल में, उसके बारे में आपको क्वेश्चन आया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज ये पहला सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कई बार पूछा है, इसमें आर शर्मा जी का बहुत अच्छा शोध है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका पूर्व मध्य काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। परिवर्तन, हाँ, इसका मतलब हो गया कि डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड। तो पूर्व मध्यकाल में सामाजिक क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ, आर्थिक क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ, किस तरह से सामंतवाद का विकास हुआ, किस तरह से सामंती समाज आया, आर्थिक व्यवस्था में किस तरह से व्यापार वाणिज्य कमजोर हुआ, अर्थव्यवस्था में सिक्कों की कमी किस तरह से हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, एक क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हमको दिखाई देती है। साथ ही साथ जो बहुत सारी जातियों की संख्या इस काल में बढ़ गई, शूद्रों की स्थिति में इस काल में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस काल में जो भूदास हैं, भूमि से जुड़े दास हैं, जिनको कहते हैं सर्फडम शब्द का पहली बार प्रयोग आर शर्मा ने किया है। ठीक है, तो सर्फडम सिस्टम की शुरुआत किस तरह से यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आचार घट प्रवेश, नवतर सस्य, हाँ, इसी के साथ साथ अप्रदा धर्म, बहुत सारे नई चीज़ों का हमको यहाँ प्रयोग दिखाई देता है। सदन अपराध, अभ्यंतर स्थिति, ये सब क्या है। हाँ, तो ये सब आर्थिक और सामाजिक जीवन में जो बहुत सारे परिवर्तन हैं, इस्लाम के आगमन से क्या क्या बदलाव आता है, ये सब आपको इसमें बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अक्सर पूछता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका इसमें आया है। सेकेंड क्वेश्चन है वह है कि भारतीय सामंतवाद के उद्भव और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और वर्तमान में उसकी उपादेयता बताइए। ठीक, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। तो आपका हो गया भारतीय सामंतवाद फ्यूडलिज्म से बना है और फ्यूडलिज्म शब्द आया है फीफ से, FIEF। फीफ माने होता है जागीर और फीफ होल्डर माने होता है जागीरदार। ठीक है, सामंतवाद फीफ से बना है। भारतीय सामंतवाद के उद्भव और इसकी विशेषता तथा वर्तमान में इसकी उपादेयता का उल्लेख कीजिए। एक क्लास कर सकते हैं राइट अ नोट the origin write a note on Indian feudalism, especially about the origin, main features and present utility of contemporary utility of Indian feudalism। तो वर्तमान में भारतीय सामंतवाद के उद्भव और उसकी प्रमुख विशेषताओं और वर्तमान में उसकी उपादेयता पर टिप्पणी की आप प्रकाश डालिए, उसकी व्याख्या कीजिए। ओके, तो ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके
यहाँ पे हैं। आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में इसमें आपका हो जाएगा टोटल क्वेश्चंस। इसमें देखिए टोटल क्वेश्चन आपको 3 आएगा, लेकिन करना है 1। तो आपको करना है 1 क्वेश्चन। इसका मार्क्स कितना होगा? इसका मार्क्स होगा 40, 40 नंबर का क्वेश्चन होगा। टोटल भी 40 हो जाएगा। पता है ये 40 नंबर का है, एक ही क्वेश्चन है तो 40 हो गया। और इसका जो वर्ड लिमिटेशन है वो है आपका 400 वर्ड्स, सबसे लॉन्ग है। इसका मतलब है लगभग आपके 2-2.5 पेज का ये क्वेश्चन है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं अच्छे से, खासकर पढ़ा बेहतरीन लिख जाते हैं, तो आपके होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। ओके चलिए, तो अब यहाँ पे आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो आया था वो था, पहला क्वेश्चन कि भारतीय कला पर एक निबंध लिखिए। भारतीय कला पर निबंध, या भारतीय कला क्या है और उसकी प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पहला भारतीय कला एवं उसकी विशेषताएं। राइट अ नोट ऑन इंडियन आर्ट एंड इट्स सिंड्रोम्स और इट्स फीचर्स। ठीक है, भारतीय कला और उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से है, वो है कि आश्रम व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। आश्रम व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है, वह है कि मध्य पाषाण काल, भारतीय मध्य पाषाण काल पर एक निबंध लिखिए, या भारतीय मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मध्य पाषाण काल पर अब टिप्पणी आ गया, सब कुछ आपको लिखना है, टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन इंडियन मेसोलिथिक कल्चर। तो इंडियन मेसोलिथिक कल्चर क्या है, कल्चर इसका समय क्या है, इसके जो साइट्स हैं उनका एक्सटेंशन कहाँ है, कितना विस्तार मिलता है, इसके समय में जीवन शैली कैसी थी, इनके टूल्स कैसे बनाए जाते थे। उसके बाद तत्कालीन ड्यूरिंग पैटर्न कैसा होता था, मानव किस तरह से निवास करता था, किस तरह से रहता था। तो ये सब जो प्रमुख बातें हैं वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये आपके महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा चुके हैं। इसी के आधार पे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और इसी के आधार पर अपनी स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। आई विल अगेन डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।